वेलकम टू संकल्प विद्यापीठ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स का क्लास 12 आर्ट्स एंड कॉमर्स का डिस्कस किया था रिगार्डिंग सीयूईटी का। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये आपका सीयूईटी का बैच बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, बहुत जल्दी हम लोग ये बैच शुरू होने वाला है। तो आपको रिगार्डिंग सीयूईटी का कुछ भी इंक्वायरी होगा तो आप इस कांटेक्ट पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा एंड ट्राई टू गेट अच्छा कॉलेजेस इसका एंट्रेंस देके। ठीक है, तो चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मैंने जो चैप्टर चुना है भाई लोग, वो है मेरा नेशनल इनकम। ओके, तो मेरा क्या है, नेशनल इनकम है। तो पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, जहां पे हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आज हम नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं और ये भी एक बहुत खास चैप्टर है जिससे कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। देखो नेशनल इनकम, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम है क्या, कुछ ऑप्शंस आपको दिया जाएगा। तो बस उसको 3 चीज में याद करना। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, कोई भी देश में वहां का जितना लोग है वो लोगों का टोटल इनकम वो लोग ने कितना अर्न किया है उसका हम बोलते हैं नेशनल इनकम। फिर से एक बार, नेशनल इनकम है क्या, देखो टोटल इनकम कौन करेगा, टोटल इनकम वहां का जितना भी लोग है वो लोग का टोटल इनकम को, ठीक है, जो वो लोग ने कमाया है, ठीक है, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उसको कहलाता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई नेशनल इनकम इज वेरी वेरी जरूरी, मतलब हम क्यों पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोला, डेफिनेशन बोला कि व्हाट इज नेशनल इनकम, कि एक देश के अंदर में जितना लोग भी है वो लोग टोटल इनकम कितना अर्न किया है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्लियर। अब व्हाई नेशनल इनकम इज वेरी वेरी कंपल्सरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हम नेशनल इनकम को पढ़ते क्यों हैं। नंबर 1, हम इसलिए पढ़ते हैं व्हाई नेशनल इनकम इज वेरी वेरी जरूरी, बिकॉज नेशनल इनकम से हमको क्या पता चलता है, देश का ग्रोथ। ठीक है, नेशनल इनकम से सबसे पहले हमको क्या पता चलता है भाई लोग, ग्रोथ मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर हम नेशनल इनकम को पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मेरा देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है कि नेशनल इनकम हम क्यों पढ़ते हैं, कंपेयरिंग मतलब हम नेशनल इनकम पढ़ने से हमको ये फायदा मिलता है या फिर ये हमको एक चीज मिल जाता है कि हम अपना देश को किसी देश से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा देश अच्छा है, मतलब कौन सा देश का ग्रोथ ठीक है या कौन सा देश का ग्रोथ कम है। ठीक है, तो हम कंपेयरिंग कर सकते हैं एक देश को दूसरे देश से। नंबर 1, ठीक है, हमने क्या बोला, व्हाई नेशनल इनकम इज जरूरी पढ़ने के लिए। नंबर 1, ग्रोथ। नेशनल इनकम से हमको क्या पता चलता है भाई, ग्रोथ पता चलता है किसी भी देश का, कि उसका देश का ग्रोथ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। दूसरा, हम कंपेयर कर सकते हैं एक देश को दूसरे देश से, इसकी मदद से। तीसरा, ये बहुत हेल्प करता है सरकार को पॉलिसी बनाने में। ठीक है, पॉलिसी बनाने में बहुत हेल्प करता है कि कौन सा पॉलिसी बनाने से अच्छा होगा या फिर क्या करने से बेहतर हो सकता है। तो ये हमको कौन बताता है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हेल्प सरकार टू मेक गुड पॉलिसी। ठीक है भाई लोग, अब लास्ट 4 याद रखना, 4 नेशनल इनकम से हमको यह पता चलता है कि उस देश में लोग अमीर है या फिर गरीब है, या फिर देश अमीर है या फिर गरीब है, ये पता चलता है। तो आपको क्वेश्चन सीधे आ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेशनल इनकम। ठीक है, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि नेशनल इनकम को क्या मदद करता है, ग्रोथ के बारे में बताता है। दूसरा, हम कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा, नेशनल इनकम हेल्प सरकार टू मेक अच्छा पॉलिसी। ठीक है, चौथा, कि हमको यह पता चलता है कि वो देश गरीब है या फिर अमीर है, या फिर देश का लोग गरीब है या फिर अमीर है। ठीक है, तो यह है मेरा नेशनल इनकम का खास पॉइंट जो कि आ सकता है। अब दूसरा हम आते हैं, देखो एफसी का मतलब होता है भाई लोग फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब होता है भाई लोग मार्केट प्राइस। सब ध्यान से, हाँ, फिर से एक बार बोलो, व्हाट इज नेशनल इनकम। एक देश के अंदर भी जितना लोग भी है
उन्होंने टोटल इनकम कितना अर्न किया, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बात खत्म, ठीक। उसके बाद नेशनल इनकम को क्या क्या हेल्प करता है पढ़ने के लिए? एक तो देश का ग्रोथ, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव। दूसरा, हम कंपेयर कर सकते हैं एक देश को दूसरे देश से, ठीक है। तीसरा, ये क्या मदद करता है सरकार को? अच्छा पॉलिसी बनाने के लिए। चौथा, हमको क्या पता चलता है कि देश गरीब है और अमीर है, या फिर देश का लोग गरीब है या फिर अमीर है, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है नेशनल इनकम से। अब आ जाओ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से तीन चीज को देखना है भाई। नंबर 1 एफसी एंड एनपी, ठीक है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है भाई लोग? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एफसी का मतलब होता है भाई लोग फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट क्या है, ध्यान से सुनो। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक्चुअल प्राइस कितना लगा उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है भाई लोग? किसी भी चीज को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा। अब वो आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक पेन बनाया, ठीक है। अब पेन बनाने के लिए आपको लगा 20 रुपया। तो 20 रुपया आपने किस किस को दिया? 20 रुपया आपने किस किस को दिया? हो सकता है वर्कर को दिए, हो सकता है आपने किसी से कैपिटल लिया होगा तो इंटरेस्ट दे दिए, हो सकता है प्रॉफिट दे दे, ठीक है, हो सकता है आपने बिल्डिंग लिया तो रेंट दे दिए। तो ये चार चीज में हम लोग फैक्टर ऑफ कॉस्ट को देते हैं। तो इसीलिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है किसी का कॉस्ट, किसी का इनकम। जैसे कि हमको ये पेन बनाने का अगर हमको 20 रुपये लगा तो 20 रुपये हमने कहां पे दिया? वर्कर को देगा, जमीन का रेंट देगा, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट देगा और कैपिटल का इंटरेस्ट देगा, एकदम ठीक है भाई। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, ध्यान से। तो एफसी का मतलब क्या है भाई लोग? कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा या फिर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब ये सामान बना 10 रुपए में, ठीक है। अब जब मार्केट में जाएगा तो 10 में तो बिकेगा नहीं भाई, ज्यादा भी बेचना पड़ेगा। तो मान लो हमने ये 10 में बनाया, ये पेन को 10 में बनाया, अब मार्केट में बेचा 12 में। कितना बेचा? 12 में बेचा। तो यहां पे क्या हो? +2। तो व्हाट इज +2? ये +2 क्या है मेरा? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमको टैक्स देना होता है। तो इसीलिए अगर आप एफसी से आपने जहां पे सामान बनाया 10 रुपए का, जब आपने मार्केट में बेचा उसको तो क्या लग गया? प्लस NIT, क्योंकि आपको टैक्स देना होता है। तो यहां पे ध्यान से सुनो एक चीज को, इस पे से क्वेश्चन बन क्या सकता है? एफसी में फैक्टर कॉस्ट में टैक्स लगेगा या फिर मार्केट प्राइस में लगेगा? तो आपको ध्यान में रखना है मार्केट प्राइस में टैक्स लगेगा, यहां पे नहीं लगेगा। देखो यहां पे 10 रुपए में हमने बनाया, ठीक है। ये मेरा क्या है? 10 रुपए। व्हाट इज 10 रुपए? 10 रुपए इज द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है भाई। 10 रुपए का एक्चुअल कॉस्ट। जब हमने इसको बेचा मार्केट में तो 12 में बेचा, तो व्हाट इज 2 रुपए एक्स्ट्रा? तो 2 रुपए एक्स्ट्रा इज NIT। इसका मतलब क्या हुआ? इधर टैक्स देना पड़ा। तो इसका मतलब है एफसी में मेरा क्या लग रहा है? एफसी में मेरा टैक्स नहीं लग रहा है और एमपी में मेरा टैक्स लग रहा है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि टैक्स कहां इंक्लूड होता है? तो आपको कहना है एमपी में, एफसी में नहीं, ठीक है। तो फिर से डायलॉग देखो, एफसी का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को बनाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा और वो सामान मार्केट में कितना बिका, तो उसको कहते हैं एमपी, मार्केट प्राइस। अब मैंने पेन बनाया 10 रुपए का, ठीक है, विच इज कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट एफसी, और मार्केट में बेचा 12 का, तो एक्स्ट्रा 2 रुपया, तो एक्स्ट्रा 2 रुपये क्या मेरा? NIT लग गया। तो इसका मतलब है अगर मैं एफसी से एमपी में जाऊं, एफसी से कहां जाऊं भाई लोग? एमपी में, तो मेरा लग जाएगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं मार्केट में जाऊं ही नहीं तो लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? अगर मैं वापस एमपी से एफसी में आऊं तो माइनस NIT। तो ध्यान से भाई लोग देखो, एफसी में मैंने एक सामान बनाया 10 का, उसको हमने बेचा मार्केट में, मार्केट का वैल्यू ठीक है 12, तो ये एक्स्ट्रा 2 रुपया है, ये क्या है मेरा? प्लस NIT। तो इसका मतलब एफसी से अगर मैं एमपी में जाऊं तो मेरा क्या लग जाएगा? प्लस NIT। अगर मैं जाऊं ही नहीं, वापस आ जाऊं तो क्या हो जाएगा? NIT हट जाएगा, माइनस NIT, ठीक है भाई लोग। तो एफसी से एमपी में जाएगा तो प्लस NIT, एमपी से अगर एफसी में वापस आएगा तो माइनस NIT, ठीक है। अब इधर आ जाओ ग्रोस, एकदम खास चैप्टर है भाई लोग, हाँ ध्यान से, खास चैप्टर। हाँ फिर से मैं और फिर से बता रहा हूं, एफसी में टैक्स नहीं लगेगा, एमपी में टैक्स लगेगा क्योंकि मार्केट में बेच रहा है, तो ठीक है, यहां पे एमपी में लगेगा टैक्स।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टैक्स कहां इंक्लूड होगा, एमपी या फिर एफसी, तो आपको बोलना है एमपी, एफसी नहीं, ठीक है। अब जब ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या है, देखो भाई लोग, ग्रोस का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू, किसी भी सामान का एक ऐसा वैल्यू जिसमें अब तक डिडक्शन नहीं लगा है, ठीक है, मतलब उसका वैल्यू कम नहीं हुआ है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक टी शर्ट लिया, ये समझो कि मान लो एक मॉल है, एक मॉल है जहां पे टी शर्ट का एक दुकान है, ठीक है, टी शर्ट बहुत सारा है, तो टी शर्ट में लिखा है 200 रुपया। इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू कितना है, ग्रॉस वैल्यू 200। क्यों, एक 200 से कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी तक इसका वैल्यू कम नहीं है। आप अगर आज जाओगे खरीदने 200, कल जाओगे तो भी 200, लेकिन वंस अगर आपने इसको खरीद के पहन लिया, पहनने के बाद आपने किसी और को बेचा, तो यू विल नॉट गेट 200 रुपया, आप शायद 150 मिलेगा। तो व्हाट इज 150, तो 150 मेरा क्या है, नेट। इसका मतलब नेट मतलब क्या है, एक ऐसा वैल्यू जिसमें डिप्रिशिएट लग चुका है, वैल्यू कम हो चुका है। ध्यान से फिर से भाई लोग, ग्रोस का मतलब क्या है, किसी भी चीज का एक ऐसा वैल्यू जिसमें डिडक्शन नहीं लगा है। मान लो मैंने 300 रुपए एक सामान लिया, तो वो उसका वैल्यू कितना है, 300 है, ठीक है। अब मैंने किसी को बेचा 250 में, तो मेरा कितना लॉस हो गया भाई, -50। तो व्हाट इज 50 -50, मेरा वैल्यू कम हो गया, तो ये हो गया -D। मतलब डी का मतलब होता है डेप्रिशिएशन, मतलब मेरा 50 रुपए का डेप्रिशिएट लग चुका है। तो इसीलिए अगर हम ग्रोस से नेट की ओर जाएंगे, ग्रोस से नेट की ओर जाएंगे तो लगेगा -D, मतलब डेप्रिशिएशन, ठीक है। अगर हम वापस नेट से डी की ओर आएगा, वापस नेट से डी की ओर आएगा, तो लगेगा भाई लोग +D, डेप्रिशिएट लगेगा ही। क्लियर। अब ध्यान से, ग्रोस से नेट की ओर जाएगा तो -D, वापस नेट से ग्रोस की ओर आएगा तो +D, ठीक है। अब आ जाओ डोमेस्टिक एंड नेशनल, ठीक है। अब डोमेस्टिक है क्या, एक ऐसा इनकम जो मेरे देश का अंदर हो रहा है, एक ऐसा इनकम जो मेरे देश का अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरा देश का अंदर एक आदमी ने 10 रुपए कमाया, कितना कमाया भाई लोग, एक आदमी था मेरे एक देश का अंदर में, एक ही आदमी है, उसने कमाया कितना, 10 रुपया, तो 10 रुपए इसको डोमेस्टिक। अब नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशनल का मतलब ये होता है कि मेरा देश का अंदर का इनकम तो है ही, और जो बाहर मेरा देश, जो बाहर में मेरा देश का लोग जो कमा रहा है, वो दोनों को अगर मैं जोड़ूं, अब ध्यान से, नेशनल का मतलब क्या है, देश का अंदर का जो इनकम है वो तो है ही, और मेरा देश का लोग जो बाहर कमा रहा है, वो दोनों को अगर मैं जोड़ दे तो बन जाएगा नेशनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, एक आदमी, एक समझो कि मेरा देश में एक आदमी ने कमाया 10 रुपए, ये क्या है मेरा डोमेस्टिक, ठीक है। अब मेरा 2 आदमी नेपाल पे रहता है, उसने कमाया 20 रुपया, तो ये दोनों को मैं जब जोड़ दूं तो ये बन जाएगा फिर नेशनल। अब ध्यान से, ये जो एक आदमी है इसने जो 10 रुपए कमाया, ये है डोमेस्टिक इनकम। ये जो 2 आदमी है, ये 2 आदमी को मैं क्या कहलाऊंगा, NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ऐसा पैसा जो कि बाहर से आ रहा है, जो कि नया लोग कमा रहा है। हाँ, तो ये जब दोनों को जोड़ो, मेरा देश में जो कमा रहा है, मेरा देश का लोग जो बाहर में बैठे कमा रहे हैं, दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा नेशनल, ठीक है। तो डोमेस्टिक के साथ NFIA में जोड़ दो, डोमेस्टिक के साथ +NFIA कर दो तो बन जाएगा नेशनल। अगर मैं नेशनल ना निकालू, सिर्फ डोमेस्टिक का निकालू, तो क्या बन जाएगा फिर -NFI, ठीक है। तो ध्यान से, फिर डोमेस्टिक से अगर मैं नेशनल की ओर जाऊं तो +NFIA, अगर वापस नेशनल से डोमेस्टिक की ओर आऊं तो फिर -NFI, ठीक है। अगर आप लोग को हो सकता है समझ में ना आए तो बोलना, मैं दोबारा से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूं, ठीक है। टेंशन नहीं, बिल्कुल, बस ये अच्छा समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कोई भी क्वेश्चंस के कम आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से। जैसे कि मैंने बताया, एफसी में क्या इंक्लूड होगा भाई, टैक्स, एमपी में क्या इंक्लूड होगा, टैक्स। ध्यान से सब चीज, ठीक है, ध्यान से। वो ये नहीं पूछ सकते, ग्रोथ से नेट की ओर जाएगा तो क्या होगा, -D, नेट से वापस ग्रोथ की ओर जाएगा +D। इसी तरह डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाएगा तो क्या होगा, +NFI। NFI का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और उसी तरह नेशनल से अगर मैं वापस डोमेस्टिक की ओर आऊं तो -NFI, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहां देखो स्टॉक्स एंड फ्लो, इसको एकदम आसान से समझ जाओ भाई लोग, स्टॉक्स और फ्लो है क्या, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम में मेजर करते हैं, एक पार्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, तो उसको कहलाएगा स्टॉक। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या है,
पार्टिकुलर टाइम भाई लोग, पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे, एक ही टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको कहलाएगा क्या मेरा भाई लोग, स्टॉक्स। और उसी तरह फ्लो मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम क्या करेगा, टाइम पीरियड में मेजर करेगा, टाइम पीरियड में मेजर करेगा तो उसको कहलाएगा फ्लो, उसको कहलाएगा फ्लो। अब जैसे कि मान लो आज ये एक आदमी है, आज इसका अकाउंट में, आज कितना तारीख है भाई लोग, 21 तारीख, 21 तारीख में इसका अकाउंट में कितना है, 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया। अब यही आदमी का ये कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, ठीक है। अब इसी इंसान का मैं पूरा मार्च का निकालू, ठीक है, मान लो लाख रुपया, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इसका मैंने जो 5,000 रुपये देखा एक पार्टिकुलर टाइम पे 21 तारीख को ही, ओनली 21, तो ये है मेरा भाई स्टॉक। और उसी तरह इस आदमी का, ठीक है, पूरा मार्च का मैंने देखा, मार्च में कितना आएगा, 1 तारीख से लेकर पूरा इतना तक आएगा, तो पूरा एक टाइम पीरियड मैंने लिया, पूरा एक टाइम पीरियड, इसमें एक स्पेसिफिक टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम, इसमें पूरा क्या है, एक महीना का मैं देख रहा हूं, तो इसको कहलाएगा भाई लोग फ्लो, ठीक है, क्लियर। अब अभी ध्यान से फिर चेक करा, स्टॉक का मतलब क्या है भाई लोग, किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं पार्टिकुलर टाइम पे मेजर करूं तो उसको कहलाएगा मेरा स्टॉक। और उसी तरह फ्लो मतलब किसी भी क्वांटिटी को अगर मैं टाइम पीरियड में मेजर करूं तो इसको कहलाएगा फिर मेरा फ्लो। तो उसी तरह इसका दूसरा पॉइंट याद रखना है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, ये होगा स्टैटिक, मतलब रुका हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहे, एक ही पार्टिकुलर टाइम का बात कर रहे हैं, इसलिए स्टैटिक, ठीक है। और ये होगा मेरा डायनेमिक, ठीक है, क्योंकि देखो 5,000 है तो ओनली 5,000 है, इसलिए स्टैटिक। अब डायनेमिक क्यों, हो सकता है 1 तारीख को 1,000 था होगा, हो सकता है 2 तारीख को 5,000 आया होगा, हो सकता है 3 तारीख को 7,000, तो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे डायनेमिक, क्लियर। तो व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक इज ऑल अबाउट कि किसी भी क्वांटिटी को हम पार्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं तो उसको कहलाएगा स्टॉक्स, और इसको टाइम पीरियड पे। तो इसका दूसरा आपको याद रखना है, ये क्या स्टैटिक है नेचर में, और ये क्या नेचर में क्या है, डायनेमिक, ओके। अब आ जाओ यहां पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो मेरा जो लास्ट वीडियो था डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो चैप्टर में हमने आपको बोला था कि एडी से पढ़ा था, एडी, हाँ, एग्रीगेट डिमांड का। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन टू सेक्टर, एडी का टू सेक्टर में कंपोनेंट क्या क्या है, सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये टू सेक्टर का, ठीक है, टू। और व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन थ्री सेक्टर, तो क्या था भाई, कंजम्पशन जो हम लोग करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने कहा इन्वेस्टमेंट करने, बिल्डिंग कर दिया, जमीन कर दिया, फिर या फिर सरकार का खर्चा, ठीक है। तो ये हो गया फ्री सेक्टर का, ठीक है। उसी तरह एडी का 4 सेक्टर में क्या क्या आएगा भाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकार का खर्चा प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हो गया मेरा 4 सेक्टर इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहां पे 2 सेक्टर का बात कर रहे हैं, तो 2 सेक्टर में बस हम लोग कौन कौन है, लोग हम लोग ही, और हम लोग ही, और कौन है, फार्म्स है। तो याद रखना ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, अब 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता है कि जनरली हम लोग जो हाउस होल्ड है और उसके फार्म्स, वी आर कनेक्टेड 2 सेक्टर में, जिसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो हम लोग दिया हुआ है, हम लोग है यहाँ पे, और फार्म्स है। तो मान लो कोई भी अगर फार्म अगर वो सेटअप करना चाहता है तो उसको क्या क्या चाहिए, उसको 4 चीज चाहिए, मतलब फैक्टर, अगर वो कोई किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए तो उसको 4 चीज चाहिए, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये 4 चीज चाहिए उसको, ये 4 चीज चाहिए। ये 4 चीज भाई देगा कौन, ये हम लोग देगा, 4 चीज देगा कौन, ये हम लोग देगा। हाँ भाई देखो, अब आ जाओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, हाँ यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर, कंसेप्ट इजी है, अंदर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, आई विल टेल यू। देखो हाँ, इससे पहले लास्ट वीडियो में जो हम पढ़ा था आपने, क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसमें याद होगा आपको तो एडी पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड का। तो वहां पे यहाँ पे टू सेक्टर का बात कर रहा है, तो उसमें क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एडी इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो क्या था भाई मेरा, एडी इक्वल टू
C प्लस I मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ AD इन 3 सेक्टर, ये देखो ये 2 सेक्टर का है, आगे से ये क्लिक करना है। 3 सेक्टर में क्या होगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकार का खर्चा, डबल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये होगा मेरा 3 सेक्टर का, ठीक। उसके व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ AD इन 4 सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सरकार का खर्चा, डबल एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको ये हमारा 4 सेक्टर याद रखना, ठीक है। 2 सेक्टर में अगर आया इसको क्लिक करना है, 3 सेक्टर में आया तो इसको करना है, 4 सेक्टर में आया तो इसको करना है। इन तीनों में से कोई एक आपको कंपल्सरी पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। उसके बाद अभी आ जाओ 2 सेक्टर, देखो 2 सेक्टर की बात क्या कर रहा है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। 2 सेक्टर में वी आर कनेक्टेड विद द फार्म्स होंगे, ठीक है, हम लोग और फार्म्स, ठीक। ये हो गया हम लोग और भाई हो गया फार्म्स। अब अगर कोई भी फार्म्स अगर प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको 4 चीज चाहिए, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 चीज चाहिए। तो भाई ये 4 चीज देगा कौन, कौन देगा, हवाला तो मिलेगा नहीं, तो ये देने वाला भी हम लोग ही, ठीक है। तो यहां देना है, देखो हम लोग ने क्या क्या दिया, देखो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दिया लोग, ठीक है। 4 लैंड, लेबर, कैपिटल और ये 4 चीज हम लोग के फार्म्स को दिया। शुरुआत हम लोग से होगा, हम लोग ने क्या दिया, ये 4 चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये 4 चीज दिया, ठीक है ना राहुल भाई, समझ रहे हैं ना, ये 4 चीज दिया। अब बताइए 4 चीज हम लोग ने दिया, हम लोग कुछ तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर भी तो देगा नहीं ना, है कि नहीं। तो राहुल तुमने क्या दिया, जमीन दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, सब कुछ दिया, तो उसका बदले तो तुमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुमको तो कुछ तो चाहिए, फिर भी तो देगा नहीं। तो फार्म्स ने क्या दिया, देखो लैंड का बदले में रेंट दिया राहुल को, लेबर के बदले में देखो वेजेस दिया पिंकी को, अब कैपिटल का बदले कैपिटल का क्या, देखो स्वीटी तुमको क्या मिला, इंटरेस्ट और इसका बदले प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो ये क्या 2 सेक्टर इकोनॉमी वी आर कनेक्टेड विद द फार्म्स होंगे, फार्म और मेरा बीच में कनेक्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देगा, हम लोग ने ये 4 चीज दिया, ये 4 चीज का बदले हमको क्या मिला, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, देखो लैंड में हमको क्या मिलेंगे, रेंट, लेबर में क्या मिलेंगे, वेजेस, कैपिटल में क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब फार्म में तो ये दिया, अब फार्म में इतना सारा चीज लेने के बाद तो कुछ तो बनाएगा भाई, तो उसने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, ठीक है। देखो गुड्स और सर्विसेज को वापस हम लोग को दिया, देखो हम लोग को दिया। अब जब हम लोग को देगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्सपेंडिचर, फिर भी तो देगा नहीं, तो हम लोग ने फिर क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। तो घूम फिर के सब कुछ कहां पे हो रहा है, उसने हमको दिया, हमने उसको दिया। तो 2 सेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। 2 सेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इसमें 2 टाइप का फ्लो होगा, एक रियल फ्लो और एक होगा मनी फ्लो, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। आप अच्छा इतना लेट क्यों, जल्दी बेटो। तो देखो एक होगा रियल फ्लो और एक मनी, यहां दोनों से आएगा क्वेश्चन। अब रियल फ्लो मतलब क्या है, देखो हमने क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें हमको क्या दिया, गुड एंड सर्विसेज, ये फिजिकल चीज, गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना रियल फ्लो में क्या क्या आएगा, हमने क्या दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसने हमको क्या दिया, गुड एंड सर्विसेज। ये है मेरा रियल फ्लो, ये क्या है मेरा रियल फ्लो। उसने हमको क्या दिया था, फिर फर्म में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हमने क्या किया था, एक्सपेंडिचर, इसको कहते हैं हम मनी फ्लो, ठीक है भाइयों। तो ये आपको याद रखना होगा। फिर से अगर स्टॉक मतलब क्या था, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। फ्लो का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को अगर हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते तो उसको कहलाएगा हम लोग क्या, फ्लो। तो जैसे कि मैंने बताया था 21, ये आपके पास 21 तारीख में कितना था, 5000, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इसमें आएगा स्टॉक में आएगा। अब ये आपने पूरा मार्च का अकाउंट निकाला, मार्च का, तो पूरा महीना का, तो देखो ये कहलाएगा फिर फ्लो, पूरा टाइम पीरियड का बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो दूसरा इसका नेचर पूछ सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टॉक, तो ये होगा स्टैटिक, देखो 5000 का 5000 ही स्टैटिक, ठीक है। उसी तरह फ्लो का नेचर क्या है मेरा, फ्लो का नेचर होगा मेरा डायनेमिक। क्या होगा डायनेमिक, क्योंकि देखो 1 तारीख से 21 का बात कर रहा हूं, पूरा महीना का, हो सकता है कभी 1000 हो, कभी 5000 हो, कभी 7000 हो, कभी 10,000 हो, कभी 20,000, तो भी चेंजेस होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको यही चीज याद रखना होगा। हाँ फिर से, एडी का 2 सेक्टर में सी प्लस आई, 3 सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी, 4 सेक्टर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेके आएगा इसी चैप्टर का, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है।
तो आप आज अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक।